गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं सुमन शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इक्ता प्रणाली या दिल्ली सल्तनत की प्रांतीय व्यवस्था, जिसे इक्ता व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्या थी। सबसे पहले इक्ता व्यवस्था, जिसे हम अक्ता भी कहते हैं, कुछ किताबों में हमें अक्ता भी शब्द मिलता है और इक्ता, दोनों का मतलब या अभिप्राय एक ही है। तो सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि इक्ता प्रणाली जो थी वो मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक मूलभूत विशेषता थी, क्योंकि मध्यकालीन भारतीय इतिहास दो प्रमुख बिंदुओं से अपने आप को एक अलग प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से एक अलग श्रेणी में रखता है। पहला अक्ता या इक्ता व्यवस्था, जिसका मतलब होता था कि हस्तांतरणीय लगान लगान अधिन्यास, और जिसे हम ये कह सकते हैं। दूसरा था शासक वर्ग का स्वरूप। ये दो ऐसी मूलभूत विशेषताएं थी जो मध्यकाल में न केवल दिल्ली सल्तनत को मुगल काल से अलग करती है, वरन एक प्रमुख विशेषता के तौर पर मध्यकाल को एक अलग ही स्थान दिलाती है। क्योंकि हम, जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ जो मुगल सम्राट थे उन सभी को हम बादशाह के नाम से संबोधित करते हैं, वहीं दिल्ली सल्तनत के शासकों को हम सुल्तान कहते हैं। तो ये बादशाह और सुल्तान, इन दोनों के पीछे क्या अभिप्राय था, इन दोनों को ये पदवी क्यों दी गई, इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। यहाँ हमारा मुख्य प्रतिपादक इक्ता व्यवस्था है। तो इक्ता व्यवस्था के बारे में अगर हम चर्चा करें तो एकता व्यवस्था प्रशासकीय जो ढांचा है, प्रशासकीय ढांचे से मतलब है कि तीन स्तर, जैसे कि हम अपनी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के तीन स्तर हैं: केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था और स्थानीय शासन व्यवस्था। जहाँ केंद्रीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से समस्त शासन का संचालन करता है। वहीं जो प्रांतीय व्यवस्था, जिसको आज हम राज्य व्यवस्था कह सकते हैं, अपना भारत विभिन्न राज्यों में विभाजित है, तो वही प्रांतीय व्यवस्था है। तो वहाँ मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की हेल्प से शासन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करता है। और स्थानीय शासन में हम नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत समितियाँ, ये हम इसमें देखते हैं, ग्राम पंचायत, ये सब स्थानीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो इसी तरह दिल्ली सल्तनत, या हम बात करें कि मध्यकाल की जो प्रांतीय व्यवस्था थी, उस प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत किसी क्षेत्र से स्थायी संबंध किस शासक का नहीं होता था। साम्राज्य इतना अधिक फैल गया था कि प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र से डायरेक्ट संबंध स्थापित नहीं कर सकता था शासक वर्ग। इसलिए वहाँ से उसको एक ऐसा तरीका निकाला था ताकि उस प्रांत से उसको आय प्राप्त होती रहे, और साथ ही उससे उसका जो संपर्क है, जो उसकी जो प्रांत है, जो जिस पे दिल्ली सल्तनत के शासकों ने उस प्रांत को जीता था, विजित किया था, तो वो प्रांत एक तरह से तो उसके अधीनता में रहे और साथ ही वहाँ से आय भी प्राप्त होती रहे। तो इसके लिए एक नई प्रणाली विकसित की गई थी और वही प्रणाली एकता प्रणाली कहलाई। यह प्रणाली शासक वर्ग की सामाजिक स्थिति को और उसके राजनीतिक प्रभाव को निर्धारण करने का आधार भी बनी थी। जहां हम बात करें कि सल्तनत काल में एक सुचारू प्रांतीय प्रशासन हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि एक मानक प्रांतीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। तो जब प्रांतीय व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से स्थापित नहीं हो पाई थी सल्तनत काल में, क्योंकि हम विभिन्न शासकों के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों की संख्या, प्रांतों के नाम, प्रांतों के अधिकारियों, इनके बारे में हम परिवर्तन पाते हैं। जहाँ इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 23 सूबों से तात्पर्य यहाँ प्रांत से हैं, तो 23 सूबों का उन्होंने उल्लेख किया है। साथ ही 100 या 84 जो गांव हैं, उनको उन्होंने कहा है कि 84 या मतलब एक सदी के अंतर्गत 100 या 84 गांव शामिल किए जाते थे, और वहाँ का जो मुखिया होता था उसको चौधरी के नाम से संबोधित किया जाता था। इसी प्रकार बलबन ने भी अपने समय में शासनकाल में सिख की स्थापना की थी,
और सिख का जो प्रमुख शासक था सिकदार कहलाया था। इस प्रकार उसने अपने साम्राज्य को विभिन्न कई सिखों में विभाजित कर दिया था। तो फिरोज तुगलक के समय अगर हम बात करें तो संपूर्ण उसका जो साम्राज्य था वो 55 परगनों में विभाजित था। इस तरह हम देखते हैं कि कोई एक मानक प्रांतीय प्रशासन यहाँ स्थापित नहीं हो पाया था सल्तनत काल में। अब हम बात करते हैं इक्ता व्यवस्था की। तो इक्ता व्यवस्था का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका तात्पर्य है कि एक प्रकार के प्रशासकीय अधिकार प्रदान करने के अर्थ में इसको प्रयुक्त किया गया है। मतलब धन के स्थान पर, इक्ता का अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। अर्थात एक जमीन का जो टुकड़ा है जिसको इक्ता कहा गया है, वो जमीन का टुकड़ा किसी सैनिक अधिकारी मान लीजिए या फिर कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी मान लीजिए, राजस्व कर्मचारी मान लीजिए, इन सभी को तनख्वाह के बदले में वो एक भूमि का टुकड़ा उनको दे देना। तो यही इक्ता व्यवस्था कहलाई और जिसको ये भूमि का टुकड़ा दे देते थे वो वहाँ का प्रमुख इक्तेदार कहलाता था। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था वो दिन प्रतिदिन विस्तृत हो रहा था और नए नए राज्यों का भी उदय हो रहा था। इस कारण दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तृत हो गया था और इतना बड़ा जो विशाल साम्राज्य था उस विशाल साम्राज्य को दिल्ली या हम कहीं की राजधानी में बैठ के अकेले उसको संगठित या एक एकता के सूत्र में बांधना अकेले एक राजा के द्वारा शासन करना संभव नहीं था। क्योंकि अगर राजा राजधानी में बैठा है तो दक्षिण भारत जहाँ उसका साम्राज्य विस्तार हो चुका था तो वहाँ विद्रोह उठने लग जाते हैं, तो वहाँ जाता है तो कहीं दूसरी जगह राजस्थान के राजपूत शासक विद्रोह कर देते थे, कहीं मुस्लिम शासक विद्रोह कर देते थे, कहीं राजदरबार में ही षड्यंत्र स्टार्ट हो जाते थे। तो राजा को हमेशा राजधानी में रुकना पड़ता था। इस कारण उसे अकेले इस विशाल साम्राज्य को राजधानी में रहते हुए इसको संगठित करना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त कर दिया था। ये छोटे छोटे भाग ही इक्ता कहे गए हैं और इनका जो इन क्षेत्रों पर जो शासन करने वाले अधिकारी थे उनको इक्तेदार के नाम से संबोधित किया गया। इसके दो फायदे हुए। पहला फायदा तो इसका ये हुआ कि इन अधिकारियों को जो सैनिक अधिकारी थे जिनको इनाम के रूप में भी सैनिक सेवा के बदले भी इनको भूमि दी जाती थी, या जो प्रशासनिक अधिकारी थे जिनको तनख्वाह के बदले में भूमि दी जाती थी। तो एक तो ये हुआ कि जो जो साम्राज्यों को छोटे छोटे इक्ताओं में विभाजित किया गया था, तो वहाँ जो सीमावर्ती क्षेत्रों में इन्होंने अपने जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे उनको वहाँ नियुक्त किया, इक्तेदार वहाँ पे उनको बनाया, जिससे एक तो वहाँ पे विद्रोह की आशंका जो थी वो खत्म हो गई। दूसरा कि वहाँ से जो लगान उनको प्राप्त हो रही थी वो उसमें निरंतरता स्थापित हो गई, यानी नियमित रूप से वहाँ से उनको आय प्राप्त होने लग गई। तो इस प्रकार इस व्यवस्था से दिल्ली सल्तनत को काफ़ी बड़ा फायदा हुआ था। अगर हम इसमें बात करें कि मुस्लिम दुनिया के विस्तार के साथ ही राज्य का सैनिक उत्तरदायित्व भी बढ़ गया था। जैसे जैसे साम्राज्य की सीमाएं बढ़ रही थी उस साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सैनिक शक्ति को बढ़ाना भी आवश्यक था। तो शक्तिशाली सेना को रखने के लिए अत्यधिक भूमि भी की भी जरूरत थी। इस प्रकार ये दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो इसी वजह से एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया था। इस व्यवस्था को ही इक्ता व्यवस्था या अक्ता व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए कि इक्ता जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है और इसका तात्पर्य है कि धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। इसके बाद हम बात करते हैं इक्ता प्रणाली का प्रारंभ। तो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भारत से बाहर भी हो चुकी थी। सबसे पहले फारस या जिसको आज हम ईरान के नाम से जानते हैं क्षेत्र में, पश्चिमी एशिया में भारत में स्टार्ट होने से पहले वहाँ इक्ता व्यवस्था प्रचलित थी। भारत में मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी जो हरियाणा में स्थित है का क्षेत्र इक्ते के रूप में दिया गया था, जो कि पहला इक्ता था। यानी कि मोहम्मद गौरी का जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको सबसे पहले हांसी हरियाणा में स्थित था वहाँ का इक्तेदार इसको नियुक्त किया गया था और इसको पहला भारत का इक्ता बनाया गया था। इसके कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी द्वारा उच्च सिंध का जो क्षेत्र था
उसको इक्ता के रूप में नासरुद्दीन कुबाचा को दिया गया था, लेकिन प्रशासनिक रूप से इक्ता की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इसकी चर्चा हमने पहले कर ली थी कि मोहम्मद गोरी अपने साम्राज्य को अपने 3 विभिन्न दासों में विभक्त कर दिया था और इन विभिन्न क्षेत्रों को उसने इक्ता कहा था, इसलिए यहाँ ये उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेकिन अगर हम बात करें एक मानक रूप की, एक प्रशासनिक रूप की, तो भारत में सबसे पहले प्रशासनिक रूप से इक्ता की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई है। इक्ता प्रणाली, ये याद रखिए, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी, तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली प्रारंभ की गई थी। अब इल्तुतमिश को इक्ता प्रणाली की आवश्यकता क्यों थी, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत थी वो आरंभिक तुर्की सुल्तानों की आवश्यकता से हुई थी। राजधानी से दूर स्थित सल्तनत के वे क्षेत्र जिनसे राजस्व वसूली आसानी से नहीं हो पा रहा था, सुल्तान द्वारा इक्ता के रूप में दी जाने लगी। यानी कि जो प्रांत राजधानी से बहुत दूर स्थित थे, सीमावर्ती थे, उन प्रांतों से आसानी से राजस्व वसूल नहीं हो पा रहा था, साथ ही विद्रोह की आशंका भी बार बार उठती रहती थी वहाँ से, तो उन प्रांतों को विशेषकर इक्ता के रूप में दिया जाने लगे। तो ये इस आवश्यकता की वजह से इक्ता प्रणाली शुरू की गई थी। ये इक्ताएँ सुल्तान की प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं के बदले में दी जाती थी। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते थे और सैनिक अधिकारी होते थे, उनको उनकी सेवा के बदले में उनके वेतन के बदले भूमि का जो टुकड़ा दिया गया था वो इक्ता प्रणाली के नाम से जाना गया है। इस प्रकार सुल्तानों ने इक्ताएं बांटकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सल्तनत का प्रभाव स्थापित किया, नियमित रूप से राजस्व वसूली, और दूसरी तरफ संबंधित अधिकारी के अधीन जो क्षेत्र मिला था वहाँ अपनी योग्यता के अनुसार राजस्व भी प्राप्त कर सकता था और उद्योग की आशंका भी वहाँ से समाप्त हो गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इल्तुतमिश ने गंगा, यमुना, दोआब में जो हिंदू जमींदार थे उनकी शक्तियों को तोड़ने के लिए भी इल्तुतमिश ने शमसी तुर्की जो अमीर थे उनके अधीन लगभग गंगा, यमुना, दोआब क्षेत्र को 2000 इक्ताओं में बांट दिया था, ताकि इन हिंदू जमींदारों के विद्रोह को कंट्रोल में किया जा सकता था। इसके बाद हम बात करते हैं कि इक्ता जो प्रणाली थी वो 2 प्रकार की होती थी। एक बड़ी इक्ता होती थी, दूसरी छोटी इक्ता। बड़ी इक्ता ऐसे क्षेत्र जो महत्वपूर्ण अमीरों और सैनिक अधिकारियों को दिए जाते थे। कुल मिला के बात यह है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जो राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, जो क्षेत्र उपजाऊ थे, वो प्रदेश विश्वास पात्र महत्वपूर्ण जो अमीर और सैनिक अधिकारी थे उनको दिए जाते थे वेतन के बदले में। ये इक्तेदार इक्ता भूमि से राजस्व वसूल करते थे और साथ ही वहाँ के सैनिक और प्रशासनिक कर्तव्य भी पूरे करते थे। तो ये बात भी ध्यान रखिए कि इक्तेदार का कार्य केवल राजस्व वसूल करना नहीं था, वरन उस क्षेत्र की में शांति और व्यवस्था भी स्थापित करना था। तो ये बड़ी इक्ता थी। छोटी इक्ता जो थी वो मूलतः सैनिकों को प्रदान की जाती थी, सामान्यतः सैनिकों को वेतन के रूप में प्रदान की जाती थी और इनसे संबंधित इक्तेदार केवल वहाँ से केवल राजस्व वसूल करता था। तो दोनों में ये मूलभूत अंतर हो गया। जहाँ बड़ी इक्ताओं में इक्तेदार को राजस्व वसूल करने के साथ साथ सैनिक और प्रशासनिक दायित्व भी दिए गए थे, वहीं छोटी इक्ताओं में केवल राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया, किसी भी प्रकार का सैनिक और प्रशासनिक दायित्व इनको नहीं दिया गया। तो ये मूलभूत अंतर था बड़ी इक्ता में और छोटी इक्ता में। इसके बाद हम बात करते हैं इक्तेदार के कार्य क्या थे। तो इक्तेदार के जो प्रमुख कार्य थे उनमें सबसे पहला कार्य था राजस्व या लगान वसूल करना, सैनिक व्यवस्था स्थापित करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना। ये इक्तेदार के प्रमुख कार्य थे। इक्तेदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक और सैनिक कार्यों को पूरा करता था, वह शांति व्यवस्था स्थापित करता था। इक्ता से जो राजस्व प्राप्त होता था उसमें से अपना वेतन और साथ ही जो भी प्रशासनिक और सैनिक जो खर्चा होता था उसको निकाल कर शेष जो राशि बचती थी वो सुल्तान के राजकोष में जमा करा देता था। और ये शेष जो राशि है वो शेष राशि फवाजिल के नाम से जानी जाती है।
इस शेष राशि को फवाजिल कहते हैं। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है फवाजिल शब्द, याद रखिए कि जब इक़्तिदार अपने क्षेत्र से राजस्व वसूल करता था, उस राजस्व में से अपनी सैलरी वो काट लेता था, साथ ही जो सैनिक और प्रशासनिक जो उसका खर्चा होता था वो खर्चा भी उस राजस्व में से काट के उसके बाद जो शेष रकम बचती थी, जो शेष राजस्व बचता था, वो राजस्व सुल्तान के जो राजकोष में जमा कराता था, वो ही राजस्व शेष राजस्व फवाजिल के नाम से जाना जाता है। तो फवाजिल शब्द इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी। इक़्तिदार अपने इक्ता में सुल्तान के नाम से शासन करता था, उसका पद वंशानुगत नहीं था तथा इक़्तिदार को सिक्के चलाने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि इक़्तिदार एक सूबेदार की भांति था, उसको केवल वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करना था, प्रशासनिक दायित्व पूरे करने थे, राजस्व वसूल करना था, ये सब कार्य उसको दिए गए थे। वो उस क्षेत्र का वो सुल्तान नहीं था, वहाँ वो उस सुल्तान के नाम से शासन करता था और न ही उसका पद वंशानुगत था। कहने का मतलब है कि उसके बाद उसका पुत्र उस क्षेत्र का इक़्तिदार नियुक्त नहीं किया जाता था, उसके बाद ये इक्ता किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी और न ही उसे अपने नाम से सिक्के चलाने का अधिकार भी था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए। इक़्तिदार का जो पद था वह हस्तांतरणीय था। इसका कारण ये था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो महत्वपूर्ण, कोई अमीर व्यक्ति है जिसको एक महत्वपूर्ण प्रांत का इक़्तिदार नियुक्त कर दिया गया है, महत्वपूर्ण इक्ते का, और वहाँ वो उसने अपनी शक्तियों में बढ़ोतरी कर ली, अपनी सैनिक शक्ति, अपनी ताकत बढ़ा ली, वहाँ अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। तो सुल्तान को इस बात का भी अंदेशा आशंका रहती थी कि कहीं वह स्वतंत्र होने के लिए सुल्तान की दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह न कर दे। इस वजह से उसके पद को न तो वंशानुगत बनाया गया, नहीं परमानेंट उसका जो पद था वो स्थानांतरणीय होता था। समय समय पर 2 या 3 साल से इक़्तिदारों का स्थानांतरण इसी कारण किया जाता था कि भावी विद्रोह की आशंका को टालते हुए इन इक़्तिदारों का स्थानांतरण समय समय पर किया गया था। यहाँ पर इक़्तिदार पर सुल्तान का अधिकार भी झलक रहा है स्थानांतरण करने का कारण होने से। इस प्रकार राजपूत कालीन जो सामंतीय पद्धति थी में सुल्तान का अपने इक़्तिदार पर अधिक नियंत्रण था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो राजपूत काल में जो सामंतीय पद्धति थी उससे कहीं अधिक सुल्तान का जो इक्ता प्रणाली थी उसमें इक़्तिदारों पर अधिक नियंत्रण था। सामंतीय पद्धति में इतना अधिक नियंत्रण नहीं था जितना कि कहने का मतलब है कि इक्ता प्रणाली में सुल्तान का इक़्तिदारों पर नियंत्रण था। बाद में आगे चल के जो इक़्तिदार का जो पद था वो फिरोज तुगलक के समय में वंशानुगत हो गया था। अब इक्ता प्रणाली में क्या दोष थे, इसकी भी हम मोटा मोटी इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक़्तिदार सामान्य थे, ये भी आप में ध्यान रखिए कि इक़्तिदार का जो पद था वंशानुगत किसने किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, फिरोज तुगलक द्वारा वंशानुगत कर दिया गया था। अब हम आते हैं इक़्तिदारी प्रणाली के दोष। तो सामान्यतः जो इक़्तिदार था वो इक्ता की आय और खर्च में हेराफेरी करके भ्रष्टाचार करने लग गए थे। इनको रोकने के लिए, इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समय समय पर सुल्तानों ने अलग अलग कदम उठाए थे। जैसे कि बलबन ने ख्वाजा नामक एक अधिकारी नियुक्त किया था जो कि इक़्तिदार जो राजस्व वसूल करता था या जो भूमि से जो आय होती थी उसका आंकलन करता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बलबन के समय में ख्वाजा नामक अधिकारी इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करता था, इनकी आय की जांच करता रहता था, निरीक्षण करता रहता था। फिर अलाउद्दीन ने इक़्तिदारों के स्थानांतरण पर अधिक बल दिया था और प्रत्येक 3 वर्ष से अधिक किसी भी इक़्तिदार को एक इक्ते में नहीं रखा। उसने समय समय पर प्रति 3 वर्ष इन इक़्तिदारों का किसी दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण कर दिया जाता था। इसके अलावा उनकी इक्ता प्रणाली में केंद्रीय प्रशासन के हस्तक्षेप को भी अलाउद्दीन ने बढ़ा दिया था। तो ये अलाउद्दीन के द्वारा प्रमुख सुधार किया गया। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने इक़्तिदार की व्यक्तिगत आय और उसके अधीन सैनिकों का वेतन अलग अलग निर्धारित कर दिया। एक रजिस्टर मेंटेन किया था, सैनिकों की वेतन के लिए वेतन रजिस्टर बनाया और उस वेतन रजिस्टर में इक़्तिदार को कितनी व्यक्तिगत आय होनी चाहिए और सैनिकों को कितना वेतन मिलना चाहिए इसका निर्धारण किया।
और इस रजिस्टर को वसालत ए हस्मे या सैनिकों के वेतन का रजिस्टर कहा जाता है। इसके द्वारा भी इक़्तिदारों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया की कोशिश की गई गयासुद्दीन बिन तुगलक द्वारा। इसके बाद महमूद बिन तुगलक ने इक़्तिदारों पर अधिक नियंत्रण लगाया। उसने इक़्तिदारों के समकक्ष इक्ता क्षेत्र में अमीर नामे के एक अधिकारी को नियुक्त किया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जहां बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर नामक एक अधिकारी इक़्तिदारों पर नियुक्त किया जो कि इक्ता का प्रशासन चलाता था, जबकि वसूली का कार्य इक़्तिदार के पास बने रहने दिए। यहाँ इक्ता प्रणाली में जो शासन व्यवस्था थी उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, राजस्व विभाग अलग कर दिया गया और प्रशासनिक विभाग अलग कर दिया गया। जहाँ जो अमीर अधिकारी था, अमीर नामक अधिकारी था, उसको प्रशासन संबंधी दायित्व दिए गए और जबकि जो राजस्व वसूली का दायित्व था वो इक़्तिदार के पास रह गया। तो ये प्रमुख सुधार बलबन, अलाउद्दीन, गयासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए थे। इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने इक़्तिदारों के अधीन सैनिकों को केंद्रीय खजानों से नगद वेतन देने की भी घोषणा की थी। यानी कि अब जहां पहले राजस्व में से ही जो इक्ते के अंतर्गत जो राजस्व प्राप्त होता था उसी में से इक़्तिदार अपना राजस्व काट लेते थे, वहीं अब इनको केंद्रीय खजाने से नगद वेतन दिया जाने लगा। इसलिए इस अत्यधिक नियंत्रण के कारण इक़्तिदारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी अनेक विद्रोह किए थे। तो इस प्रकार ये हमारी इक्ता प्रणाली थी और इसके अंतर्गत लगभग सभी इम्पोर्टेंट बातें हमने कवर कर ली है। धन्यवाद।